पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं बच्चों। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है बच्चों अभी कल ही 12th का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे, मॉडल पेपर अपलोड किए थे, 6 मॉडल पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आए बच्चों। आपके कमेंट भी आए कमेंट बॉक्स में कि सर सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में से आए। तो ये जो पेपर है इसके आंसर अपन देख लेते हैं। आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आंसर भी बताएं इनका, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हैं इनके। ये जो पेपर है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो 2022 में पूछा गया है बच्चों, इसके देखो सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न है जैविक खाद का उदाहरण है। ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है कल, तो इसमें आंसर जो है बच्चों अपन फटाफट सीधे आंसर की बात करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है, आपको आगे भी पेपर की तैयारी करनी है। तो इसका आंसर जो है सीधा है गोबर की खाद, ठीक है ना, जैविक खाद, इसमें से गोबर की खाद आंसर है। अगला जो प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है बच्चों। अपन बात कर रहे हैं यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो एमाइड यानी ए इसका आंसर है, एमाइड के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मुख्य पोषक तत्व हैं इनमें से, तो मुख्य पोषक तत्व का आपको पता ही है कौन से होते हैं, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम इसके मुख्य पोषक तत्व हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। आपको पता ही है जो मृदाएं अम्लीय होती हैं उनके पीएच मान 7 से कम होता है, ए आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है द्वितीयक पोषक तत्वों की मृदा में अधिकतम प्राप्यता पीएच परास मान कितनी होती है। ये होती है 6.5 से 7.5 के मध्य, यानी अधिकांश पोषक तत्व इसी पीएच मान पर प्राप्त किए जाते हैं पौधों द्वारा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है ह्यूमस की औसत मान धनायन विनिमय क्षमता होती है, तो ये होती है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है सिलिकेट क्ले को मुख्यतः कितने समूहों में बांटा गया है, तो इसको 3 समूहों में बांटा गया है। बहुत इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है राइजोबियम मेलिलोटी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है बच्चों। तो इसमें देखो सोयाबीन के लिए तो इसकी जो प्रजाति है वो होती है जैपोनिकम, मूंगफली के लिए होती है जो स्पीसीज है इसकी, और मटर के लिए होती है लेग्यूमिनोसेरम, तो इसका आंसर है रिचका, सी आंसर है। आप आपने जो आंसर लगाए हैं उससे टैली भी कर सकते हैं कितने प्रश्न अब आपके इसमें सही हो रहे हैं। प्राथमिक खनिज का उदाहरण है जिप्सम, चूना पत्थर, इलाइट या पाइराइट, तो इसमें बच्चों चूना पत्थर जो है वही केवल प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अगला जो प्रश्न बच्चों ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला इसमें प्रश्न है मृत्तिका कणों पर आवेश पाया जाता है, यानी मृत्तिका कण जो है आपको पता होगा इस पर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेश पाया जाता है। अगला प्रश्न है ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो ये अनुपात होता है बच्चों 10:1। ये भी मेरे मॉडल पेपर में दिए गए हैं प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है। माइकोराइजा मृदा से लगातार अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है, हमेशा फास्फोरस अवशोषित करती है ये। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है ये। सामान्यतः गाय के दूध में प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है, कितने प्रतिशत, 4.9% लैक्टोज पाया जाता है। ये भी मॉडल पेपर में दिया गया प्रश्न है बच्चों, उसी में से आ गया है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर एक शब्द में दीजिए। अवसादी चट्टान का एक उदाहरण, तो अवसादी चट्टान जो है वो होती हैं सैंडस्टोन, चूना पत्थर, सैल, डोलोमाइट, इनमें से आप कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, तो जब तत्व पर कोई आवेश होता है बच्चों तो वो आयन्स कहलाते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम आयन या आयन्स कहते हैं। धन आवेश होता है तो उनको हम धनायन कह देते हैं, ऋण आवेश होता है तो उनको हम ऋणायन कह देते हैं। अगला प्रश्न 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा, इसका आंसर है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु H2O के होते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये भी अपने मॉडल पेपर में बताया गया था बच्चों, उसी में से आया गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न भी मॉडल पेपर में एज इट इज़ दिया गया था कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो ये दी थी D.I. आर्नॉन ने, D.I. आर्नॉन। ठीक है बच्चों, आर्नॉन ने, इसका आंसर है ये। अगला प्रश्न है बाईयूरेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। बाईयूरेट जो होता है वो यूरिया के 2 अणु से बनता है। बाईयूरेट का जो सूत्र है वो है NH2CONH2, ये बाईयूरेट का पूरा सूत्र है बच्चों। अगला प्रश्न है
राजस्थान की परिस्थिति में वर्मी कंपोस्ट केंचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति का नाम लिखिए। तो सबसे उपयुक्त जो प्रजाति है वो है आइसिनिया फोइटिडा। ठीक है बच्चों, आइसिनिया फोइटिडा। आपने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा होगा, फोइटिडा। ये इसका आंसर है, आइसिनिया फोइटिडा। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है ना, इसमें पूछा गया है ताज़ा जो दूध होता है उसका पीएच मान जो होता है बच्चों 6.4 से 6.7, हल्का अम्लीय होता है वो। 6.4 से 6.7 के मध्य पीएच मान होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अब इसमें सेक्शन बी के प्रश्न हैं। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो पूछे गए थे आपसे। तो इसमें मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र, आपने इसका नामांकित चित्र बना दिया होगा। इसमें कई सारी लेयर होती हैं। सबसे ऊपर ओ होता है, उसके बाद में ए लेयर, फिर बी, फिर सी और आर। इस प्रकार से इसकी लेयर होती है। इसका नामांकित चित्र आपको बनाना था। ये भी मॉडल पेपर में बता चुके हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन दिया गया था। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक। ये प्रश्न भी मॉडल पेपर में से आया है बच्चों। क्यों 3 कारक हैं मृदा जो निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले। वैसे तो कई सारे कारक हैं, सक्रिय और निष्क्रिय कारक होते हैं। उसमें भी जलवायु, तापमान, वर्षण, जीव जंतु और रासायनिक परिवर्तन आदि, इनमें से आप किसी भी 3 कारक के नाम लिख सकते हैं उनके बारे में। अगला प्रश्न है, क्ले की मात्रा और प्रकार मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को कैसे प्रभावित करती है बच्चों? ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर है वो है कि जिन मृदाओं में क्ले की मात्रा अधिक होती है उनमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। यानी क्ले की मात्रा के आधार पर इसने पूछा कि जिन मृदाओं में क्ले की मात्रा अधिक होगी उनमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, और जिन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। किससे? केओलिनाइट और इलाइट जो क्ले है उससे जब अधिक होती है तो उनकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। ये आपको लिखना था इसमें आंसर में। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरता में के संबंध को समझाइए। यानी इन दोनों में क्या संबंध होता है? ठीक है बच्चों, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा की उर्वरता में क्या संबंध है? तो यही है कि धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी मृदा की उर्वरता उतनी ही अच्छी होती है। इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, मृदा में क्षारीकरण को समझाइए। यानी क्षारीकरण क्या होता है? तो बच्चा होता क्या है कि जब भस्म विनिमय क्रिया होती है, यानी जब आदान प्रदान होता है भस्म आयनों का, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं उनके धनायनों के साथ साथ सोडियम आयन भी मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाता है। ठीक है ना, जैसे क्ले है, इस क्ले कण पर जब कैल्शियम है, इस कैल्शियम के स्थान पर क्या होते हैं? सोडियम आयन आ जाते हैं। ठीक है ना, Na+ आयन आ जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब Na+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है इस कण पर, तो मृदा क्या है? क्षारीय होती चली जाती है। ठीक है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? मृदा का क्षारीकरण कह देते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा में जिप्सम की अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें आपको जिप्सम की अभिक्रिया लिखनी है बच्चों। जिप्सम में क्या है कि आप जब क्ले जो है उस क्ले कण पर, मान लीजिए ये क्ले कण है, ठीक है ना, इस क्ले का कण पर Na आयन उपस्थित होते हैं, ये अपन जानते हैं, माइनस आवेश होता है इस पर। इसकी अभिक्रिया जब अपन जिप्सम से कराते हैं कैल्शियम सल्फेट के रूप में अभिक्रिया होगी, तो ये जो क्ले है, ये जो क्ले है इस पर अब क्या होगा? इस पर सोडियम जो है हटा दिए जाएंगे कैल्शियम द्वारा, और कैल्शियम आयन इस पर अधिशोषित हो जाएंगे और बन जाएगा Na2SO4। ठीक है बच्चों, Na2SO4 बन जाएगा, इसका निक्षालन हो जाता है और ये पूरी अभिक्रिया आपको लिखनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 3 लक्षण लिखिए। यानी नाइट्रोजन की कमी के 3 लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं, पत्ती किनारों से तथा नोक से झुलसी हुई नज़र आती है, पौधों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसके लक्षण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि के 3 चरण। वैसे तो इसके 4 होते हैं स्टेप, लेकिन 3 ही पूछा है, तो 3 में आप पहले लिख सकते हैं। पहला जो चरण होता है उसमें क्या होता है कि मृदा के ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण। पहला तो है ना, विलयन में आयनों का स्थानांतरण होता है। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें मृदा विलयन से आयनों का स्थानांतरण होता है, कहाँ तक? जड़ तक, पौधे की जो जड़ है वहाँ तक होता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश। तो ये 3 स्टेप हैं अधिग्रहण करने की क्रियाविधि के। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया बताइए। तो आपको इसकी अभिक्रिया
लिखनी थी कि यूरिया किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है बच्चों, इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है मृदा में। तो अभिक्रिया पूरी होती है कि यूरिया जो होता है उसकी जब अभिक्रिया होगी जल से यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। फिर वो अमोनियम कार्बोनेट जो होता है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, और अमोनियम आयन जो है फिर पेड़ पौधों द्वारा अधिशोषित और अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से अभिक्रिया आपको लिखनी थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक के फसलों पर कोई 3 प्रभाव लिखिए। यानी इसका जो है फसलों पर 3 प्रभाव आपको बताने थे म्यूरेट ऑफ पोटाश के। तो इसमें क्या होता है, पहला प्रभाव ये है कि इससे फसल पोटेशियम प्लस के रूप में ग्रहण करती है। दूसरा है दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है इसके कारण। और तीसरा है कि क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग फसलों पर विषैला प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट, सोडियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें केवल ये लिखना है कि सोडियम के प्रयोग से क्या होगा, मृदा में क्षारीकरण बढ़ जाता है, मृदा क्षारीय हो जाती है। अगला प्रश्न है, फसलों में लौह तत्व का विषैला प्रभाव। तो विषैला प्रभाव क्या होता है कि लौह से पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जड़ों में भूरापन हो जाता है, सूखापन हो जाता है, उसका रंग तांबे जैसा हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसका भी आंसर है। अगला जो प्रश्न है, सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का रासायनिक संगठन। तो बच्चों सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है उसके अंदर आप देखें नमी की अधिकतम मात्रा जो होती है वो 1.2% होती है। नमी कितनी होगी, 1.2%। दूसरा है कुल जल विलय फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 16% होती है। और तीसरा जो है मुक्त फास्फोरिक अम्ल की जो प्रतिशत मात्रा अधिकतम है वो 4.0% होती है। तो ये रासायनिक संगठन आपको इसका लिखना था। अगला प्रश्न है, बरसीम फसल में क्लोरीन की कमी का कोई एक लक्षण लिखिए। तो इसमें क्या होता है, बरसीम की पत्तियां छोटी और मोटी हो जाती हैं, किससे, क्लोरीन की कमी के कारण। तो बच्चों ये प्रश्न थे। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के। इसमें जो प्रश्न है बच्चों ये वाले भी मॉडल पेपर में से पूछे गए प्रश्न हैं। ह्यूमस के कोई 6 रासायनिक गुण। तो इसके 6 रासायनिक गुण आपको लिखने हैं। आधे आधे नंबर का प्रश्न था तो ये आपने लिख दिए होंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों, ये मॉडल पेपर में भी बताया गया है। इसके अथवा में है ह्यूमस के कोई 6 भौतिक गुण। आपको इसके 6 भौतिक गुण लिखने थे, आपने लिख दिए होंगे। बड़े प्रश्न है ये। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र। ठीक है बच्चों, ये भी मॉडल पेपर में बताया गया है। इसके आपको जो लेयर हैं वो बनानी थी इसमें, ठीक है ना, सिलिकॉन लेयर, एल्यूमिना लेयर वगैरह बना करके आपको इसका बताना था। और इसमें हाइड्रस माइका समूह की पंक्ति संरचना का, यानी जो इलाइट वाली जो समूह होता है उसके बारे में आपको उसकी चित्र बनाना था। तो ये भी बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है जो पूछा गया था मॉडल पेपर से। अगला प्रश्न, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। ये मॉडल पेपर 6 में मैंने अभी जो आपको अपलोड किया था उसमें यूँ प्रश्न आ गया उसमें से कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर किस प्रकार प्राप्त होते हैं, उसकी पीएच किस प्रकार उसको प्रभावित करती है, उसके बारे में आपको लिखना था। मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों के प्रभाव, ये भी मॉडल पेपर में से बच्चों प्रश्न आया है। एज इट इज़ प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है ये, आपने कर दिए होंगे जरूर। सेक्शन डी में से जो प्रश्न पूछा गया था, दुग्ध की अम्लता का परीक्षण विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। पूरी आपको टेबल बनाते हुए उसकी अम्लता का परीक्षण बताना था। इसके अथवा में दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि का नामांकित चित्र। ये भी बड़े प्रश्न है बच्चों, पूरी विधि का वर्णन करना है आपको, करना था इसमें भी। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन, वर्मी कंपोस्ट ये भी मॉडल पेपर में से आया गया प्रश्न है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था उसी हिसाब से आपने लिखा होगा। कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि, ये भी मॉडल पेपर में दिया गया था बच्चों, इसका भी आंसर आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो अथवा में है, कोई सा भी आप इसमें से सेलेक्ट करके आपने किया होगा ज़रूर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मार्क्स आप प्राप्त करेंगे इस बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छा पेपर था आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, मॉडल पेपर में से काफ़ी प्रश्न इसमें आ गए बच्चों। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगला जो पेपर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का शीघ्र ही आपके पास अपलोड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।